प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने बचत तथा उससे संबंधित मूलभूत अवधारणाओं के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम निवेश के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः हम यह मानते हैं कि हमारी आय में से अगर हम हमारे उपभोग को बचा दें और जो भी हमारी बचत होगी और बचत को अगर हम हमारी बैंकों में जमा करवा दें या LIC करवा दें उस बचत से, या उसके हम शेयर खरीद लें या कुछ भी खरीद लें, तो उसको हम निवेश मानते हैं कि यहाँ से अगर हम इन चीज़ों में जमा करवा देंगे तो हमें हमारी ब्याज की प्राप्ति होगी। लेकिन इकोनॉमिक्स में इस प्रकार के जो हम सेविंग कर रहे हैं या सेविंग को अगर हम निवेश में लगा रहे हैं तो कीन्स ने इसे वित्तीय निवेश कहा है, जबकि जो हमारा वास्तविक निवेश है वो हमारे वित्तीय निवेश से अलग होता है। अगर हम देखें सामान्य बोलचाल की भाषा में, बचत का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? बैंकों में जमा करवाते हैं, जीवन बीमा की किस्त देते हैं, शेयर में लगाते हैं, बॉन्ड्स में लगाते हैं। और बचत के इस प्रयोग को हम क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। परंतु कीन्स ने इसे क्या कहा है? वित्तीय निवेश कहा है या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहा है। अगर हम देखें वित्तीय निवेश की अगर हम परिभाषा दें तो वित्तीय निवेश से अभिप्राय उन कागजी दावों से, जो हम शेयर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, जिससे हमें व्यक्तिगत आय तो प्राप्त होती है परंतु उत्पादन तथा आय का सृजन नहीं होता। अगर हम बैंकों में पैसा जमा करा रहे हैं, शेयर में पैसा जमा करा रहे हैं, तो इससे हम किसी प्रकार का उत्पादन जनरेट नहीं कर रहे हैं। जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, इसमें हम निवेश से अभिप्राय केवल उससे लेते हैं कि हमारी वास्तविक पूंजी में वृद्धि होनी चाहिए। अब वास्तविक पूंजी में वृद्धि या भौतिक साधनों में वृद्धि, जैसे मशीनों में हो गया, इमारत हो गई, औजार हो गए, यातायात के साधन विकसित हो, इनको हम क्या मानते हैं? हमारी भौतिक पूंजी या वास्तविक पूंजी मानते हैं। अगर हम निवेश को परिभाषा के रूप में देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि चालू पूंजीगत पदार्थों में वृद्धि, जिसके फलस्वरूप उत्पादन, आय तथा रोजगार में वृद्धि होती है। अतः हम ये मानते हैं कि निवेश हम उसको कहेंगे जिसके फलस्वरूप हमारा उत्पादन भी बढ़े, आय भी बढ़े और रोजगार में भी वृद्धि हो। और संक्षेप में निवेश से अभिप्राय वास्तविक उत्पादक परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। मतलब निवेश के फलस्वरूप हमारा क्या है? वास्तविक उत्पाद परिसंपत्तियों में वृद्धि होनी चाहिए, जिससे हमारा उत्पादन बढ़े, आय बढ़े और रोजगार बढ़े। तो हम देखते हैं निवेश के अंग के बारे में। तो हम दो प्रकार के मानते हैं, एक तो स्थायी पूंजी निर्माण है और दूसरा हम मानते हैं माल सूची में परिवर्तन। अब स्थायी पूंजी निर्माण में हम उस तरीके के निर्माण को मानते हैं कि जो हमारे टिकाऊ हो, जैसे कि हमारे इमारत हो गई, पुलों का निर्माण हो गया, मशीनरी हो गई, जो हमारे साथ लंबे समय तक चल सकें। और स्थायी पूंजी निर्माण वह व्यय है जो अचल परिसंपत्ति में नए टिकाऊ पदार्थों की वृद्धि पर किया जाता है। दूसरा हम देखते हैं माल सूची में परिवर्तन। इसमें उस प्रकार के निवेश को लिया जाता है जो जब तक फैक्ट्री में ही रहता है और फैक्ट्री के बाद में वो उपभोक्ता तक पहुंच जाता है। जैसे कि हमारा कच्चा माल हो गया, अर्धनिर्मित माल हो गया, ये जब तक फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता, जब तक फैक्ट्री में रहता है, जब ये पूर्णतः वस्तु के रूप में तैयार हो गया तो इसको हम मार्केट में बिकने के लिए बेच देते हैं। मतलब स्थायी पूंजी निर्माण तो वो हो गया जो हमारा टिकाऊ तरीके का है, और माल सूची में परिवर्तन वो हो गया कि जब तक वो फैक्ट्री में बनने के लिए तैयार हो रहा है। अब हम देखते हैं निवेश के प्रकार के बारे में। तो सामान्यतः निवेश के 4 प्रकार माने जाते हैं। पहला होता है प्रेरित निवेश या इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, दूसरा स्वचालित निवेश या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तीसरा नियोजित निवेश या एक्सेंट इन्वेस्टमेंट, और चौथा आता है वास्तविक निवेश या पोस्ट इन्वेस्टमेंट। पहला हम देखें प्रेरित निवेश क्या होता है। तो अगर हम इसको परिभाषा के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि यह वह निवेश है जो आय तथा लाभ पर निर्भर करता है।
और जैसे जैसे ये प्रेरित निवेश बढ़ता है, हमारा आय तथा लाभ भी बढ़ता जाता है। दूसरा हम देखें स्वचालित निवेश। स्वचालित निवेश आय और लाभ पर तो निर्भर नहीं करता, यह नए आविष्कार और तकनीकों पर निर्भर करता है कि अगर जब हम इस तरीके का निवेश करें कि हम नए नए आविष्कार करें, नई नई तकनीकों का इजाद करें, तो वह हमारा स्वचालित निवेश है। तीसरा हम देखते हैं नियोजित निवेश या एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। ये नियोजित निवेश हम उस तरीके का मानते हैं जब कोई उद्यमी किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए निवेश करता है, कि उसने पर्टिकुलर अपना कोई टारगेट फिक्स कर रखा है, जब उसका टारगेट अचीव हो जाए तो वह नियोजित निवेश कहलाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझें तो जैसे अभी जियो कंपनी आई थी, तो जियो ने लक्ष्य करा था कि मुझे सस्ती दरों पर भारत के जितने भी मोबाइल उपभोक्ता हैं उन तक मुझे इंटरनेट पहुंचाना है। तो उसका एक लक्ष्य था कि सस्ती दरों पर मुझे सभी लोगों को इंटरनेट और 4G की सुविधा उपलब्ध करवानी है। तो एक तरीके से उसका क्या था, नियोजित निवेश। और जो वास्तविक निवेश है वो हम ये मानते हैं जो वास्तव में किया जाता है, और ये आय तथा हमारे व्यय का अंतर होता है। हमने बचत के बारे में पढ़ा था कि बचत भी आय और व्यय का अंतर होता है, और वास्तविक निवेश भी आय और व्यय का अंतर होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा वास्तविक निवेश है वह हमारा बचत के ही बराबर होता है, मतलब जो भी हमारी बचत थी उसको हमने निवेश कर दिया। तो हम दोबारा देखेंगे प्रेरित निवेश तो क्या है, जो आय तथा लाभ पर निर्भर करता है, और जैसे जैसे प्रेरित निवेश बढ़ता है हमारा आय तथा लाभ दोनों बढ़ता है। दूसरा आता है स्वचालित निवेश। स्वचालित निवेश आय तथा लाभ पर निर्भर ना करके नए आविष्कारों तथा तकनीकों पर निर्भर करता है। तीसरा है हमारा नियोजित निवेश। नियोजित निवेश किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी उद्यमी द्वारा किया जाता है। और चौथा आता है वास्तविक निवेश। वास्तविक निवेश निश्चित समय में वास्तव में किया जाता है तथा आय तथा उपभोग व्यय का अंतर होता है। जो हमारा वास्तविक निवेश है वो हमारे बचत के बराबर होता है। हम देखेंगे निवेश के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। सामान्यतः निवेश के दो निर्धारक तत्व माने जाते हैं। पहला तो हम मानते हैं शुद्ध लाभ की संभावित दर, दूसरा हम मानते हैं ब्याज की दर। कि अगर हम निवेश करेंगे तो हमें लाभ कितना प्राप्त होगा, तो ये क्या है, शुद्ध लाभ की संभावित दर। कि अगर हम किसी में भी निवेश कर रहे हैं तो पहले हम यही देखेंगे कि हमें यार इससे लाभ कितना होगा। और दूसरा हम देखते हैं ब्याज की दर, कि मार्केट से जो हमने पैसा उठाया है तो हमें ब्याज कितना देना पड़ रहा है। अगर हमारा लाभ ज़्यादा है ब्याज की दर से तो हम निवेश करते जाएंगे। जैसे जैसे ब्याज की दर और लाभ हमारा कम होता जाएगा और ब्याज की दर के बराबर आता जाएगा तो उस समय हम निवेश करना बंद कर देंगे जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे, क्योंकि हमें कोई लाभ की प्राप्ति तो हो नहीं रही और उल्टा हमें ब्याज और देना पड़ रहा है। तो प्रत्येक निवेशकर्ता निवेश करते समय निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ की दर तथा निवेश पर दिए जाने वाले ब्याज की दर की तुलना करता है, कि एक तो मुझे निवेश से लाभ कितना प्राप्त हो रहा है और मुझे इस पर ब्याज कितना देना पड़ रहा है। वह तब तक निवेश करता रहेगा जब तक निवेश से प्राप्त होने वाली अनुमानित लाभ की दर तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता तथा ब्याज की दर बराबर नहीं हो सकती। जो ये शुद्ध लाभ की संभावित दर है, कीन्स ने इसे क्या क्या है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, पूंजी की सीमांत उत्पादकता। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि निवेश का महत्व क्या है। जैसे हम पहले ही निवेश की परिभाषा में देख चुके हैं कि निवेश से अभिप्राय क्या है, हमारा उत्पादन में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो और हमारे रोजगार में वृद्धि हो। तो निवेश का महत्व क्या होगा कि अगर हम किसी में निवेश करते हैं तो एक तो हमारे अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन के साथ हमारे आय बढ़ेगी और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा रोजगार में भी वृद्धि होगी। अगर हम किसी में भी निवेश करते हैं, हमने कोई फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री बनाने के लिए हमने लोगों को रोजगार पे तो रखना ही पड़ेगा। फिर हम फैक्ट्री लगाने के लिए हमने वहाँ पर कितना सारा इन्वेस्टमेंट करा है जिससे गवर्नमेंट को टैक्स की प्राप्ति हो रही है, गवर्नमेंट को भी हमने इनकम जनरेट करी है। तो देखें तो निवेश का रोजगार में
काफ़ी अधिक महत्व देते हैं। इससे बेरोजगारी को भी हम दूर कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था में आय का सृजन करते हैं, हमारा उत्पादन तो बढ़ ही रहा है। और कीन्स ने तो यही माना है कि अल्पकाल में बेरोजगारी दूर करने के लिए हमें निवेश को बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए। भले ये निवेश प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट निवेश भी हो सकता है। जैसे आप माने कि ये हमें जो मनरेगा में जो मजदूर काम कर रहे हैं या ग्रामीणों को इन्होंने लगा रखा है, तो ये सरकार एक तरीके से इन पे निवेश ही कर रही है कि इनको रोजगार प्रदान करवा रही है। तो निवेश के महत्व में आप लिख देंगे कि आय का सृजन होता है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में आय का हो गया, रोजगार का हो गया, उत्पादन हमारा बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि निवेश को बढ़ाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला तो हम मानते हैं कि ब्याज की दर में कमी की जानी चाहिए। जैसे कि अगर हम बैंक से लोन लेने जाएं, अगर एक तो लोन 15% पे ब्याज दे हमें और एक लोन हमें 10% पे दें, अगर 10% पे हमें ब्याज मिलेगा तो हम ज़्यादा पैसा बैंक से उधार लेंगे, और जितना ज़्यादा पैसा उधार लेंगे उस पैसे को हम इकोनॉमी में ही लगाएंगे। मतलब जितनी ब्याज की दर कम होगी उतना ही ज़्यादा हमारा निवेश होगा। दूसरा हम मानते हैं कि टैक्स में कमी की जानी चाहिए, कि गवर्नमेंट अब टैक्स कम करेगी तो लोग टैक्स चोरी कम करेंगे, गवर्नमेंट में वाइट पैसा ज़्यादा देंगे तो गवर्नमेंट की ही इनकम ज़्यादा जनरेट होगी। तीसरा इन्होंने माना है कि वास्तविक मजदूरी में भी कमी की जानी चाहिए, कि वास्तविक मजदूरी में कमी करेंगे तो निवेश को बढ़ावा मिलेगा। और कीन्स ने कहा है कि वास्तविक मजदूरी में कमी करने के लिए नगद मजदूरी कम करने के स्थान पर कीमत स्तर में वृद्धि की जा सकती है, कि हम मजदूरों की नगद मजदूरी तो कम नहीं करें, बल्कि हमारी जो वस्तुओं की कीमत है उसमें हम वृद्धि कर दें। चौथा इन्होंने माना है कीमत समर्थन नीति अपनाई जानी चाहिए, कि किसी भी वस्तु की हम पर्टिकुलर कीमत फिक्स कर दें। पांचवा है अनुसंधान तथा नए आविष्कारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कि जैसे जैसे नए आविष्कार होंगे लोगों को नई टेक्निक्स के बारे में हमें मिलेगा और कंपटीशन भी मार्केट में बढ़ेगा। जितना ज़्यादा अनुसंधान होंगे, पहले हम कंप्यूटर पर काम करते थे, आजकल हम सारा काम मोबाइल पे ही कर लेते हैं। छठा इन्होंने माना है पंप प्राइमिंग या समुद्रीयन की नीति अपनाई जानी चाहिए। तो पंप प्राइमिंग क्या होता है कि जैसे इकोनॉमी में अगर मंदी चल रही है और कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर निवेश करने के लिए नहीं आ रहा है, तो सरकार को खुद ही निवेश कर देना चाहिए। ये हमारी पंप प्राइमिंग की नीति है, कि गवर्नमेंट को भी सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश करते रहना चाहिए। सातवां इन्होंने माना है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास किया जाना चाहिए। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है हमारा सड़क हो गया, सड़क हो गई, लाइटें हो गई, पानी की सुविधाएं हो गई। जैसे जहाँ जितनी अच्छी ये सुविधाएं होंगी लोग वहाँ पर उतना ही ज़्यादा निवेश करना पसंद करेंगे। अब कोई आदमी जंगल में जाके तो निवेश कर नहीं पाएगा कि वहाँ उसको लाइट है, बिजली है, पानी है, सड़क है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता तो चाहिए। तो जितना हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा लोग उतना ही ज़्यादा निवेश करने के लिए हमारे प्रोत्साहित होंगे। थैंक यू।